हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। राज्य सरकार की आवाज। इस राज्य के अंतिम पैदान में खड़ा व्यक्ति तक पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा है कि सरकार की आवाज इस राज्य के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति तक पहुंचे और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का हम उनका हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि नए साल में राज्य को बेहतर और दूरदर्शी बनाने की दिशा में हम सभी मिलकर कदम बढ़ाएं, यह प्रयास होना चाहिए। पेसा कानून को लागू करने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कहा है कि यह सरकार इस राज्य की भावना के अनुरूप कार्य करती है। इस दिशा में पहले से ही चर्चा की जा रही है। निश्चित रूप से बहुत जल्द इस पर निर्णय लेकर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को दी क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य कर्मियों का बड़ा महंगाई भत्ता। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि सहित 10 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई है। अपर सचिव राजीव रंजन ने झारखंड मंत्रालय में मंगलवार 24 दिसंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। कैबिनेट विभाग के अपर सचिव ने कहा कि महंगाई भत्ते की दरों का लाभ राज्य सरकार के पेंशनधारी और उनके आश्रितों को भी मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद अब राज्य कर्मियों को 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। बताते चलें, इन 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि, पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि, विधानसभा में ईजी की रिपोर्ट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी, राज्यपाल के अभिभाषण को कटौती के बाद मंजूरी, पीएम उच्च शिक्षा अभियान के तहत मेरू के लिए फंड की मंजूरी, डॉक्टर तुलसी महतो को सरकार प्रोन्नति देगी, छठी विधानसभा के पहले सत्र को स्थगित करने की मंजूरी। मैया सम्मान योजना की राशि वितरण को लेकर रांची में कार्यक्रम का आयोजन। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार। झारखंड सरकार राज्य की 56 लाख महिलाओं को 28 दिसंबर को उनके खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर करने वाली है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित खोजाटोली मैदान पर इसके लिए एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई है। 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के लिए लाखों की भीड़ रांची आने वाली है। ऐसे में कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मंगलवार को रांची एसएसपी सहित वरीय अधिकारियों ने नामकुम पहुंचकर सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट तक का खाका तैयार किया। 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में वापसी करती है तो वह मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये लाभुकों के खाते में डालेंगे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर पुलिस प्रशासन हर तरह की तैयारी करने में जुट गया है। मुख्य कार्यक्रम रांची के नामकुम में होना है। ऐसे में नामकुम स्थित कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पुलिस अफसरों और कर्मियों को ब्रीफ भी किया। गौरतलब है कि मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा महिलाएं आएंगी। ऐसे में राज्य के अलग अलग हिस्सों से आने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मसलन उनके आने जाने वाली सड़कों पर किसी तरह की परेशानी न हो। जब वे सभा स्थल पर पहुंचे तो उनके लिए वॉशरूम के साथ साथ पानी की समुचित व्यवस्था हो। इन सब के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। 28 दिसंबर को समारोह स्थल की सुरक्षा को लेकर 5000 बलों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ साथ अलग अलग विंग बनाकर उसमें मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जाएगी। कार्यक्रम वाले दिन के लिए अलग से ट्रैफिक प्लान जारी किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों से लाभुकों को आना है। ऐसे में उन्हें बैठने के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। मुख्य मंच के आसपास सुरक्षा के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।
जगह जगह पर बैरिकेडिंग की जा रही है। सड़कों पर आवागमन प्रभावित न हो, इसके लिए भी विशेष प्लान बनाया गया है। झारखंड में सिपाही भर्ती के नियमों में जल्द हो सकते हैं बदलाव। झारखंड सरकार राज्य में होने वाली सभी तरह की सिपाही भर्ती के लिए एक नई और एक समान नियमावली बनाने पर काम कर रही है। इस नई नियमावली को बनाने के लिए सरकार अन्य राज्यों जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की मौजूदा नियमावली का अध्ययन कर रही है। सबसे बड़ा बदलाव दौड़ की दूरी और समय में कमी हो सकती है। अभी झारखंड में सिपाही भर्ती के लिए दौड़ की दूरी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें सेना और राज्य पुलिस की शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों को आधार बनाया जा सकता है। नई नियमावली बनाते समय राज्य की पुरानी नियमावली का भी अध्ययन किया जा रहा है, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़ा ना जाए। नई नियमावली का मकसद सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देना है। नई नियमावली से भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। अन्य राज्यों की नियमावली का अध्ययन करके झारखंड की नियमावली को अन्य राज्यों के साथ तालमेल बिठाया जा सकेगा। दौड़ की दूरी और समय में कमी होने से अधिक अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इंटर के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर, बगैर फाइन दिए 28 तक भरें परीक्षा फॉर्म। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक की ओर से बताया गया कि जैक बोर्ड से इंटर की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। बोर्ड विद्यार्थियों को बगैर फाइन के ही परीक्षा फॉर्म भरने का एक और अवसर दे रहा है। ऐसे विद्यार्थी अब 28 फरवरी तक बगैर विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इस तिथि के बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो विलंब शुल्क देना होगा। जैक बोर्ड के अनुसार आर्ट्स, साइंस एवं कॉमर्स के इंटरमीडिएट के विद्यार्थी वर्ष 2025 की वार्षिक परीक्षा का फॉर्म अब बिना विलंब शुल्क के भर सकते हैं। काउंसिल के सचिव ने इससे संबंधित सूचना जारी किया है। झारखंड में पेसा कानून को जल्द लागू करने की उठी मांग। 24 दिसंबर यानी मंगलवार को पेसा दिवस पर पेसा कानून को अविलंब लागू करने की मांग उठी। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए ग्राम प्रधानों ने शिरकत की। सभी ने एक स्वर से कहा कि झारखंड में जल्द से जल्द पेसा कानून लागू किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने यह भी कहा कि पेसा कानून लागू नहीं होने के कारण गांवों विकास नहीं हो पा रहा है। नियमावली तैयार होने के बावजूद इसे अमली जामा अब तक नहीं पहनाया जा सका है। वक्ताओं ने कहा कि पेसा कानून लागू होने से पंचायतें आत्मनिर्भर होंगे। ग्राम सभा के सचिव का चयन भी ग्राम सभा की अनुशंसा से होगी। बालू पर गांव का नियंत्रण होगा, इसकी लूट रुकेगी। साथ ही सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। पारंपरिक न्याय व्यवस्था प्रभावी होगी। कोर्ट और थाना से भार भी कम होगा। देश के 10 आदिवासी बहुल राज्यों में पेसा एक्ट लागू है। यह कानून 1996 में बना था। कानून बने 28 साल हो गए, पर झारखंड में इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। इस कानून के लागू होने से बेरोजगारी, पलायन जैसी समस्याओं पर अंकुश लगता। राज्य के संसाधनों को भी बचाया जा सकता है। सीएम हेमंत को महाकुंभ में आने का मिला न्योता। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और कारागार मंत्री सुरेश राही ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को महाकुंभ में आने का न्योता दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से महाकुंभ का प्रतीक चिन्ह और पवित्र गंगाजल भी भेंट किया। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रेखा कांग्रेस में शामिल। ओंटारी रोड प्रखंड के भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रेखा सिंह ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने इसकी सूचना भाजपा के जिला अध्यक्ष व महिला जिला अध्यक्ष को दे दिया है। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गईं। इस दौरान उन्होंने रांची में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी व कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें गुलदस्ता भेंट की।
उन्होंने बताया कि पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम करूंगी, साथ ही पलामू में संगठन को और मजबूत करूंगी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने दिया इस्तीफा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनके इस्तीफे के बाद मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू काम्भामपति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को 18 अक्टूबर 2024 को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जमशेदपुर से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले रघुवर दास 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रघुवर दास पिछली बार विधायक का चुनाव हार गए थे, जिसका कारण पार्टी से ही बगावत करने वाले सरयू राय थे। उन्होंने रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्वी से हराते हुए जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह को मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। धनबाद की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर आनंदिता को सम्मानित करेगा डीसीए। धनबाद क्रिकेट संघ के नाम बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। धनबाद की महिला क्रिकेटर आनंदिता किशोर का चयन भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। इसी कड़ी में धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीसीए 25 दिसंबर को धनबाद की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर आनंदिता को सम्मानित करेगा। डीसीए के प्रेसिडेंट्स ने आनंदिता के चयन पर खुशी जाहिर की है। 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले जाने वाले आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के लिए मंगलवार को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई की महिला चयन समिति ने टीम की घोषणा की, जिसका नेतृत्व निकी प्रसाद करेंगी। इस टीम में झारखंड से धनबाद की आनंदिता किशोर को शामिल किया गया है। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। भारत मौजूदा चैंपियन है और उसे मेजबान मलेशिया, वेस्टइंडीज और श्रीलंका के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 19 जनवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ करेगा। बता दें कि चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया सी का प्रतिनिधित्व करते हुए आनंदिता ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। एक मैच में वह प्लेयर ऑफ द मैच भी चुनी गई थी। इसी आधार पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आनंदिता का चयन किया गया। आनंदिता झारखंड अंडर 19 टीम की कप्तान भी हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने निकाला आम्बेडकर सम्मान मार्च, अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के तत्वावधान में मंगलवार को आम्बेडकर सम्मान मार्च का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया। ओल्ड हाईकोर्ट बिल्डिंग, रांची के प्रवेश द्वार पर स्थित डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कांग्रेस भवन से रांची डीसी कार्यालय तक मार्च किया गया। समापन के बाद अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम प्रेषित ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय में दिया गया। मौके पर केशव महतो कमलेश ने कहा कि अमित शाह की बाबा साहब पर टिप्पणी ने संविधान के ढांचे को महत्वहीन बना दिया है, जो समाज को समान भागीदारी के उनके अधिकार को मान्यता देता है। आम्बेडकर जी की अध्यक्षता में तैयार संविधान एक विरासत है जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देता है। स्वतंत्रता संग्राम के बड़े विभूतियों में से एक बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। गृह मंत्री की टिप्पणी को भाजपा प्रमुख तथा प्रधानमंत्री छोटी घटना मानते हैं, जिससे साफ होता है कि ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदाय के अपमान की कीमत पर भाजपा अपनी मंशा देश में लागू करना चाहती है। संविधान बदलने के अपने एजेंडे को लागू करने की दिशा में उठाया गया यह उनका कदम और साजिश है। केशव महतो कमलेश ने कहा, वंचितों, पिछड़ों, दलित, अनुसूचित जनजातियों, सामान्य नागरिक के अधिकारों का समावेशी ग्रंथ का नाम संविधान है, जिसके मूल प्रस्तावना में ही भारत के लोकतंत्र की आत्मा है।
इसके विभिन्न अनुच्छेदों में संघीय शासन प्रणाली का व्यवस्थित रूप बाबा साहब ने देश को दिया। आश्चर्यजनक है कि जिन गृह मंत्री पर संविधान की रक्षा का भार है, वही संविधान के जनक का अपमान कर रहे हैं। कर्मियों के रिटायरमेंट से 3 माह पहले जीपीएफ में कटौती करने वाले अफसर नपेंगे, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। सरकारी कर्मियों के रिटायरमेंट से 3 माह पूर्व जीपीएफ में काटने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। वित्त विभाग के पेंशन एवं लेखा निदेशालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। निदेशालय के निदेशक नीतीश कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया कि रिटायर होने वाले कर्मियों का 3 माह पूर्व जीपीएफ कटौती बंद करने एवं समय से फॉर्म 7 उपलब्ध कराया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिसमें कर्मियों के सेवानिवृत्ति के पूर्व के अंतिम 3 माह में भी जीपीएफ कटौती की गई है। साथ ही इस पर ब्याज की गणना कर भुगतान भी किया गया है। जारी आदेश में नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 272 की कंडिका 15 में सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व जीपीएफ कटौती रोकने का स्पष्ट उल्लेख है। सेवानिवृत्ति के पूर्व के अंतिम 3 माह में कटौती करने पर सिस्टम द्वारा इस पर सूद की गणना की जाती है और भुगतान किया जाता है, जिससे सूद मद में सरकारी राशि की क्षति होती है। सामान्य भविष्य निधि लेखा से अंतिम निकासी के लिए ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित डीडीओ के माध्यम से जिला पेंशन व लेखा कार्यालय निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना है। निदेशालय ने कहा है कि प्रायः देखा जा रहा है कि फॉर्म 73 विलंब से उपलब्ध कराया जाता है। फॉर्म 67 कर्मी के सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व प्रेषित करने का प्रावधान है, जिसे ऑनलाइन मॉड्यूल में सक्रिय कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित विभाग या कार्यालय द्वारा प्रक्रिया में देरी के कारण यदि अधिक सूद के भुगतान की स्थिति बनती है तो ऐसे मामलों में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए चिन्हित व्यक्ति से अतिरिक्त सूद की राशि या अन्य कोई समुचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना है। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित समय सीमा में अगर फॉर्म 73 उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विलंब की जिम्मेवारी डीडीओ पर तय की जाएगी। नए साल में झारखंड को मिलेंगे 15 आईएएस अधिकारी। नए साल में झारखंड को 15 आईएएस अधिकारी मिलेंगे। इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा से 9 और गैर प्रशासनिक सेवा के 6 अफसरों को आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति दी जानी है। इसके बाद आईएएस अफसरों की संख्या 173 हो जाएगी। वर्तमान में झारखंड में 158 अफसर ही कार्यरत हैं, जबकि पदों की स्वीकृत संख्या 224 है। इस बार झारखंड प्रशासनिक सेवा से 9 अफसरों को आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति मिलेगी। इसमें से 7 अफसरों ने अपना एनओसी दे दिया है। जानकारी के अनुसार जिन अफसरों को आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति दी जानी है उनमें सुधीर बाड़ा, अनिल कुमार तिर्की, शैल प्रभा कुजूर, संदीप कुमार, पशुपतिनाथ मिश्र, राजकुमार गुप्ता, नीलम लता, सुधीर दास और संजय कुमार के नाम शामिल हैं। इधर राज्य सरकार ने गैर प्रशासनिक सेवा से आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति के लिए अफसरों के नामों की सूची यूपीएससी को सौंप दी है। ये प्रोन्नति 2020 से 2021 और 2021 से 22 के बैकलॉग सहित कुल 6 पदों पर दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को भेजी गई सूची में समाज कल्याण से 7, शिक्षा से 3, पथ निर्माण से 3, श्रम विभाग से 2, वाणिज्य कर विभाग से 1, स्वास्थ्य से 1, कृषि से 1, जरेड़ा से 1, कैबिनेट से 1 और आईपीआरडी से 1 अफसर के नाम हैं। भेजे गए अफसरों के नामों में राजेश प्रसाद, सुमंत तिवारी, विकास कुमार, विजय कुमार सिन्हा, प्रीति रानी, एसपी सिन्हा, धनंजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिन्हा, आनंद, अलका जायसवाल, शिवेंद्र कुमार, कंचन सिंह, सीता पुष्पा और दीपक सहाय का नाम भी शामिल है। अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार को हर हाल में रोकें और करें कार्रवाई, सीएम। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार को हर हाल में रोकें। सोमवार को समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को सक्रिय करें। उड़न दस्ता टीम का गठन करें। उड़न दस्ता टीम
अंचल कार्यालयों में जाकर देखे कि कहां किस स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर कार्रवाई करें। अफसरों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उन तक पहुंची शिकायतों की जानकारी दी। कहा कि दाखिल खारिज के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार में शामिल अफसरों, कर्मियों व दलालों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। अंचल कार्यालयों पर आरोप है कि जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने की वजह से ही राज्य में जमीन को लेकर झगड़े की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस काम में लगे दलालों ने अंचल कार्यालयों से मिलकर फर्जी कागजात के आधार पर जमीनों की हेराफेरी की है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की बात करें तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें अंचल कार्यालयों से आती है। हर काम के बदले वहां पैसे की डिमांड की जाती है। दलाल सक्रिय हैं और हर काम के रेट तय हैं। मुख्यमंत्री तक भी इसकी शिकायत पहुंची है। आरोप है कि जमीन की रिपोर्ट लेनी हो, म्यूटेशन कराना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना हो, हर काम के लिए अधिकांश अंचल कार्यालयों में रेट तय है। बिना घूस दिए अंचल कार्यालयों में काम कराना मुश्किल हो गया है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में ईडी ने जमीन के जिन मामलों को पकड़ा है उनमें सीओ और अंचल कार्यालयों की भूमिका संदिग्ध रहा है। कई सीओ के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। गिरफ्तारी व पूछताछ भी हुई है। सीओ के स्तर से जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने के भी आरोप हैं। फैशन की दुनिया में दिखेगी सोहराई पेंटिंग। फैशन क्षेत्र की छात्राएं परिधान में दे रही जगह। 5000 वर्ष पुरानी सोहराई कला फैशन की दुनिया में हजारीबाग अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने को लेकर आतुर दिख रहा है। गुफा से निकली हुई यह कला दूर तक अपनी पहचान तय कर चुकी है। अब यह कला मॉडलिंग के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रही है। गुफा से निकलकर परिधानों में सोहराई कला उतारी जा रही है। झारखंड की एकमात्र जीआई टैग प्राप्त सोहराई कला अब फैशन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाने को आतुर दिख रही है। साड़ियों के साथ कई अन्य कपड़ों पर सोहराई उकेरा जा रहा है। हैंडमेड पेंटिंग के अब अमेरिका और ब्रिटेन तक कद्रदान मिलने लगे हैं। पटना के निफ्ट, पुणे के सिम्बायोसिस के अलावा विनोद भाव विश्वविद्यालय समेत दूसरे कॉलेजों की फैशन टेक्नोलॉजी की छात्राएं अब इस कला को सीख रहे हैं। सोहराई पेंटिंग की साड़ी पहनकर आदिवासी लड़कियां कैटवॉक कर रही हैं। इसमें उनकी मदद फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी छात्राएं कर रही हैं। इसमें मुख्य रूप से पद्मश्री बुलू इमाम का पूरा परिवार, जिसमें उनकी पुत्रवधू अलका इमाम, बेटा जस्टिन और बेटी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अलका इमाम के पति और पुत्र का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके पुत्र एडम इमाम इसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। डिजाइन कैसा होगा उसका पूरा खाका तैयार करते हैं। सोहराई झारखंड की एक पारंपरिक कला है जो घरों की दीवारों पर की जाती है। बड़का गांव के बादाम के इसको गुफा में इस कला को देखा जा सकता है। 5000 वर्ष से अधिक पुरानी इस कलाकृति में प्रकृति को स्थान दिया जाता है। फैशन डिजाइनिंग की छात्राएं कहती हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि पेरिस फैशन शो में भी सोहराई की धमक देखने को मिलेगी। इसे लेकर नया जनरेशन काम भी कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बादाम राजा ने इस कलाकृति को बनाया था। इसमें बनने वाले डिजाइनों में पेड़ पौधे, पत्ते, जीव जंतु आदि के चित्र होते हैं। इसकी बारीकी इतनी है कि हर पत्ते और डिजाइन का अपना एक खास मतलब होता है। इस कला को पारंपरिक तौर पर जिंदा रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में इसे फैब्रिक्स कपड़ों पर लाना जरूरी समझा जा रहा था। राज्य में पहले भी इसके लिए बहुत कोशिश हुई है। इस कला पर विशेष रूप से काम कर रही अलका इमाम का कहना है कि नई पीढ़ी इसे कैसे स्वीकार करें, इसे देखते हुए कोशिश की जा रही है कि इस फैशन की दुनिया में भी लाया जाए। हजारीबाग की अपनी कला सोहराई फैशन की दुनिया में भी पहचान मिले, इसे लेकर अलका इमाम और उनकी छात्राएं मिलकर काम कर रही हैं। कहना गलत नहीं होगा कि वह दिन दूर नहीं है कि फैशन की दुनिया में सोहराई भी अपना जलवा दिखाएंगी। हजारीबाग के दीपूगढ़ा में इस कला को कपड़ों पर उतारने के लिए अलग से वर्कशॉप चलाया जा रहा है। इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आने लगे हैं। सोहराई कलाकार अलका इमाम कहती हैं कि 2022 से दीपूगढ़ा में सोहराई सीखने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से इस कला को कपड़ों पर उतारा जा रहा है। साड़ी, स्टॉल, स्कार्फ, दुपट्टा पर सोहराई की पेंटिंग की जा रही है।
इससे इसके कई कद्रदान मिलने लगे हैं। विदेशों से इसकी डिमांड आने लगी है। एक साड़ी में पूरी तरह से सोहराई की डिजाइन बनाने में 5 से 6 दिन और कभी कभी तो 10 दिन तक का समय लग जाता है। पूरी तरह इसकी पेंटिंग हाथ से बनाई जाती है, इसलिए इसमें एक साथ 10 आर्टिजन को लगाया जाता है। भागलपुरी सिल्क पर की जाने वाली पेंटिंग की डिमांड इतनी है कि लोग खोजकर उसका ऑर्डर देते हैं। तो दोस्तों, अंत में आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार।